कौन आ रही है अभी? पूजा मीना है ना? बेटा पूजा अनम्यूट करो बेटा।
बुक करा दी होगी, कलेक्शन भेजा वेलवेट शिफॉन को। खाया भी है।
राजा वो सूट कैंसिल कर दे। वो मैडम ने कॉटन दुपट्टा चाहिए, शिफॉन दुपट्टा बनते वर्धमान कॉटन का कलेक्शन। काम कर लिया मॉर्निंग बेटा अनम्यूट कर लो, स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो मना थोड़ी कर रही हूँ। बेटा बात नहीं बेटा, अनम्यूट करो, बात नहीं आपस में। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, आज स्टार्ट करते हैं अपन। अब 9:06 हो गए हैं। एटमॉस्फियर, वायुमंडल के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करने वाली गैसियस लेयर या वायु के आवरण को एटमॉस्फियर कहते हैं। मतलब वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फियर कैसे किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी को चारों ओर से आवृत करने वाली गैसियस लेयर या वायु के आवरण को एटमॉस्फियर कहते हैं। ट्रेवार्था के अनुसार पृथ्वी को परिवेशित करने वाली गैसेस का एक विस्तृत आवरण जो पृथ्वी का अभिन्न अंग होने के साथ साथ ही इसे चारों ओर से घेरे हुए रहता है,
उसे वायुमंडल कहते हैं। तो एक सामान्य अवधारणा के अनुसार वायुमंडल का निर्माण करने वाली गैसियस मंडल मतलब गैसीय परत पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर या इससे भी अधिक ऊंचाई पर बाहरी अंतरिक्ष में फैली हुई है। इसका सतत संपर्क पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रमुख प्रकार के पर्यावरणों में पाया जाता है। इन पर्यावरणीय घटकों से इसकी पारस्परिक क्रिया होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वायु की उपस्थिति समस्त जीवों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एंड और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड वायु में विद्यमान होती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल एटमॉस्फेयर में वायु की कुल मात्रा लगभग 6 × 10⁻15 टन है। लेकिन पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसके साथ ही वायु भी धीरे धीरे हल्की होती जाती है। अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की परतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है। मतलब दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये अपन को वायुमंडल में मिलती हैं। अन्य गैसेस की मात्रा बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है। तो वायुमंडल में धरती से 150 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्र में हाइड्रोजन व हीलियम गैसेस की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार एटमॉस्फेयर वायुमंडल को जीवन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों का भंडार गृह भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हो कि पृथ्वी पर समस्त विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य वायुमंडल द्वारा होते हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली विकिरण ऊर्जा को छानना मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ द radiant energy coming to the earth from the sun and मौसम व जलवायु का स्थायीकरण तथा धरती की सतह को ऊष्मा से बचाना इत्यादि। तो वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसेस का आयतन एवं भार प्रतिशत मात्रा कुछ निम्न प्रकार से है। मतलब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस उपस्थित होती हैं, जैसे गैसेस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आयतन के हिसाब से होती है 78.08%। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आयतन के हिसाब से होती है 20.95%। आर्गन की कितनी मात्रा होती है प्रतिशत मात्रा आयतन के हिसाब से 0.93%। व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत मात्रा आयतन के हिसाब से होती है 0.03%। तो इसके साथ ही एटमॉस्फेयर वायुमंडल में
कुछ गैसेस अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। ये गैसेस या इन गैसेस के अतिरिक्त पूरे वायुमंडल की लगभग 4% मात्रा वाटर वेपर की होती है। इसके साथ ही औद्योगिक महानगरों के आसपास की वायु में वायु प्रदूषणकारी गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती हैं। तो इन गैसेस के अतिरिक्त वायु में कुछ ठोस कण सॉलिड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और ठोस कण किसके होते हैं? जैसे कि धूल, धुआं, कवक, बीजाणु, परागकण, पोलन ग्रेन्स एवं अन्य पौधों के बीजाणु स्पोर्स भी वायुमंडल में या वायु में पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वायु में निलंबित अवस्था में मौजूद रहते हैं। तो अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, धूल के कण, धुआं और प्रदूषणकारी गैसेस, ये सब अपन को वायुमंडल में मिलती है। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसेस पृथ्वी पर मौजूद प्राणियों व पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि पृथ्वी पर निरंतर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र संचालित होता रहता है। यह चक्र वायुमंडल, मृदा एवं प्राणियों के बीच देखा जाता है। प्रत्येक गैस एक चक्र के रूप में गतिशील होकर भ्रमण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो आप जानते हैं प्रत्येक सजीव मीन्स लिविंग बीइंग श्वसन रेस्पिरेटरी प्रोसेस के परिणाम स्वरूप वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो अपन लोग वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। किसके लिए? श्वसन क्रिया के लिए। एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्क्रमण होता है। लेकिन इसके साथ ही स्वपोषी हरित पादप मतलब ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा इसका संतुलन बनाए रखते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों के ऊतकों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में परिवर्तित कर पौधों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। श्वसन क्रिया रेस्पिरेटरी प्रोसेस समस्त जीवधारियों में निरंतर अर्थात दिन एवं रात सभी समय संचालित होने वाली प्रक्रिया है। मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस दिन में भी व रात में भी संचालित होता है, लेकिन स्वपोषित हरित पौधों में ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में संचालित होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन के समय ही होती है। मतलब फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय ही होता है। इस प्रकार पेड़ पौधे एवं प्राणी ऑक्सीजन का निरंतर उपयोग करते रहते हैं
लेकिन इसके बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतनी सक्षम होती है कि इसके द्वारा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन निरंतर कायम रहता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की तीव्रता पौधों के वितरण तथा इनकी वृद्धि को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन जल में अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुलनशील होती है एवं ऑक्सीजन की विसरण क्षमता डिफ्यूजन भी कम होती है, लेकिन जलाशयों में उपस्थित अनेक हाइड्रोफाइट्स प्लांट स्पीसीज में उपस्थित एयर चैम्बर्स ऑक्सीजन को संचित करने का कार्य करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का स्ट्रक्चर संरचना कैसी होती है? तो आपके क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर को किन किन स्तरों में बांटा गया है। तो वायुमंडलीय संरचना को विस्तार से बताइए। तो अपन देखते हैं 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल के इस भाग को होमोस्फीयर सबमंडल कहते हैं। इससे ऊपरी भारी गैसेस, नीचे व हल्की गैसेस ऊपर की ओर वितरित रहती हैं। इस ऊपरी वायुमंडल भाग को हेट्रोस्फीयर विषम मंडल कहते हैं। गैसेस के वितरण के आधार पर वायुमंडल के जोनेशन स्तरीकरण के अतिरिक्त भी स्टकलिफ के अनुसार वायुमंडलीय संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब गैसेस के वितरण के आधार पर स्टकलिफ के अनुसार एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय संरचना को 5 भागों में या स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? एक तो पहला है ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मीजोस्फियर। चौथा है थर्मोस्फियर और 5वां है एक्सोस्फियर। तो अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में शोभ मंडल भी कहते हैं। तो यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी सर्वोत्तम या सबसे ऊपरी सीमा को शोभ सीमा ट्रोपोपोज, शोभ सीमा मतलब ट्रोपोपोज कहते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है, किंतु अक्षांश में वृद्धि के साथ साथ इसकी ऊंचाई घटती जाती है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन्स में इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। तो शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में तापमान की लैप्स रेट, ह्रास रेट दर के कारण ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ही तापक्रम घटता जाता है। 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसे सामान्य
लैप्स रेट कहते हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में सबसे कम तापक्रम भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि यहाँ इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। सभी जीवधारियों के लिए वायुमंडल की यह परत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वायुमंडल की सर्वाधिक 75% मात्रा इसी मंडल मतलब क्षोभ मंडल में समाहित होती है। अनेक मौसमी परिघटनाएं जैसे कि बादलों का बनना, बिजली चमकना एवं आंधी तूफान का उठना इसी परिमंडल में संपन्न होती है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में उठने वाली कन्वेक्टिव एयर करंट्स, संवहनिक वायु धाराएं इस मंडल को पार नहीं कर पाती हैं। तो ये तो हुई क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की बात। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रेटोस्फियर की, स्थिर मंडल की। तो वायुमंडल की यह परत क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर के बाद पाई जाती है। इसकी क्षेत्र सीमा लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फियर की इस क्षेत्र सीमा को स्थिर सीमा स्ट्रेटोपोज कहते हैं। क्षोभ सीमा मतलब स्ट्रेटोपोज के ऊपर अर्थात पृथ्वी की सतह से 21 से 50 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर टेम्परेचर तापमान या तो अपरिवर्तित रहता है या बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वायुमंडल के इस भाग को आइसोथर्मल लेयर, समताप स्तर कहते हैं। ओजोन लेयर मंडल पृथ्वी की सतह से 15 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, लेकिन ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पृथ्वी की 22 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास होती है। ओजोन गैस में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को सोखने की क्षमता होती है। इससे स्ट्रेटोस्फियर के तापमान में, टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होती है। स्ट्रेटोस्फियर में वायु का लगभग 24% भाग पाया जाता है। शेष 1% हिस्सा इससे ऊपर की वायुमंडल परत में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में नमी एवं संवहनी वायु धाराओं का अभाव होता है, अतः ये मौसम रहित होता है। अब मैं बात करती हूँ मीसोस्फियर की, मध्य मंडल की। तो मीसोस्फियर मध्य मंडल में 30 किलोमीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र अर्थात पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई की वायुमंडल सतह को मध्य मंडल मीसोस्फियर कहा जाता है। इसकी परिसीमा को मध्य सीमा मीसोपॉज कहते हैं। वायुमंडल की इस परत के तापमान में तेजी से कमी आती है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मीसोस्फियर मध्य मंडल का प्रमुख कार्य सूर्य की किरणों की रेडियो वेव्स को
अवशोषित करने का होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर की, मतलब आयन मंडल या ताप मंडल की। तो मेसोस्फीयर से ऊपर उपस्थित वायुमंडल की परत को आयन मंडल कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं और थर्मोस्फीयर कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होती है। मेसोस्फीयर से ऊपर थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो इसके साथ ही तापमान में भी क्रमिक रूप से वृद्धि होती जाती है। इसकी ऊंचाई सीमा 400 किलोमीटर तक होती है। यहाँ का संपूर्ण वायुमंडल अल्ट्रावायलेट रेज वायुमंडल किरणों की प्रक्रिया के द्वारा आयनीकृत होकर पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन निर्मित करता रहता है। अधिक उच्च अक्षांशों पर दिखाई देने वाला रंग बिरंगा प्रकाश भी आयन मंडल में आयनोस्फीयर में ही उत्पन्न होता है। पोलर रीजन्स ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां 6 महीने की रात्रि होती है, वहां के निवासी आयन मंडल द्वारा उत्पन्न रंग बिरंगे गुलाबी और बैगनी प्रकाश में इस अवधि में अपना कार्य संपन्न करते हैं। अब लास्ट में बात कर रही हूँ एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल की। तो यह आयन मंडल से भी ऊपर अवस्थित अर्थात वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है। इसके अंतर्गत आयन मंडल का ऊपरी भाग जिसमें कुछ हवा के कण आयनीकृत नहीं हो पाते, वह ही अंततः विसरित होकर ऊपर उठ जाते हैं। ये ही एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल का निर्माण करते हैं। वायुमंडल के इस क्षेत्र की सीमा 400 से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की होती है। यहाँ हाइड्रोजन अणुओं पर कॉस्मिक रेज की प्रक्रिया से हीलियम का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक्सोस्फीयर में ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है। यह हमारी धरती के वायुमंडल की अंतिम परिसीमा है। तो आज आपने सभी ने क्या देखा कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर देखा, मतलब वायुमंडल किस तरह से होता है, किस तरह से वायुमंडल में उपस्थित स्ट्रक्चर अपन ने देखा। अभी एक स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, इसलिए रुको बेटा। हाँ बेटा, अब अटेंडेंस में बोल देती हूँ कौन कौन है। चंदा शर्मा, तनुश्री सोलंकी, चंदा चलावरिया, भावना एंड चेल्सी, सीमा चौधरी, सेजल छिपा, सुमन चौधरी, कांडा जाट, रेखा चौधरी, अंशु शर्मा, निकिता शर्मा, पिंकी चौधरी, मोनिका, शुभी जोशी, मीनू कुमारी, पूजा कुमावत, पूजा मीना, पायल राजे, सोनू कुमारी, अंजलि सोनी, निधि, दीक्षा, अन्नू बुनकर। अच्छा, प्रियंका ने ज्वाइन नहीं किया। पहले प्रियंका भी थी ना बेटा, प्रियंका चली गई क्या इसमें से? अच्छा, प्रियंका का कनेक्ट नहीं हो पा रहा बेटा। मैम ठीक है प्रिया भी है। क्या बेटा? मैम प्रिया भी थी पहले, अभी मैम अच्छा, प्रिया प्रिया भी थी क्या पहले? अच्छा, उनका कनेक्ट नहीं हो पाया होगा बेटा। प्रिया और प्रियंका, ठीक है बेटा, प्रियंका और प्रिया अभी देखते हैं कनेक्ट हो जाती हैं तो कल आज अपन ने देख लिया। कल अपन और कुछ टॉपिक लेते हैं बेटा, जैसे अपन ले लेंगे लाइट का, या अपन लेंगे कोई इकोनॉमिक बॉटनी का ही टॉपिक। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा किया था टेस्ट में, टेस्ट का अच्छा था आप लोगों का।
अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा, क्योंकि अपना वायुमंडल पे तो खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर पे, और एटमॉस्फेयर पे कोई भी आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ये तो हेलो बेटा, इसकी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो बेटा। तो सब आ गए ना इसमें? मैम एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर बताया। मैम एक्सोस्फीयर लेयर की हाइट हाइट कितनी होती है पृथ्वी से? अच्छा, बहिर्मंडल की हाइट पूछ रहे हो बेटा? वायुमंडल के क्षेत्र की सीमा मतलब हाँ 400 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। मतलब 400 से 1000 किलोमीटर तक ये एक्सोस्फीयर पाया जाता है। वायुमंडल के क्षेत्र की सीमा मतलब क्या है? 400 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई की होती है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट है इकोलॉजी में, सेकंड यूनिट में मैंने इकोसिस्टम करा दिया है ना। इकोसिस्टम हो गया अपना, इसमें अपना जीरोफाइट्स हो गया, और हाइड्रोफाइट्स में करा दूंगी उसके अनुकूलन, क्या क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अनुकूलन भी करेंगे अपन।